इस वक्त कोई और ही होंगे। चलो ओके। अच्छा जी, अच्छा मोहतरमा, थोड़ा सा जी, हाँ जी, एसी ऑन कर दें थोड़ा सा। हमने जल्दी करने की कोशिश की थी तो चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना, तसल्ली से दोबारा देख लें। ये टैक्सेबल इनकम निकली है, इस पे टैक्स निकला नॉर्मल तरीके से और सेल का 1.25%। इस सारे को मैं देखने में खूबसूरत लगे ऊपर ले गया हूँ। अच्छा जी, ये हो गया टैक्स नॉर्मल तरीके से और सेल का 1.25%। असलम भाई ये जमा कराने जा रहा था 13, तो उसने कहा कम से कम 5 तो जमा करा दो। वो ऑलरेडी कितना लेके आ रहे हैं? बस 13 ले और छुट्टी कराएं उसको। आप जरा न्यूमेरिकल के फॉर्मेट पे आकर नज़र मार लें क्या चीज़ें रह गई हैं, चल गई हैं ऐसी, ये 1-2 मिनट में हो जाता है। न्यूमेरिकल के फॉर्मेट पे आकर नज़र मार लें। खामोश भाई, और सुनाए, आप नहीं बोलना। कोई टैक्स क्रेडिट है फॉरेन? नो। चैरिटी का टैक्स? नो। यार बातें शुरू कर दी आप लोगों ने, 1 मिनट भाई। हाइब्रिड में कोई बंदा बैठा है, हाथ खड़ा करें। इधर से कौन गया है? असलम भाई प्यार से बैठाए होंगे। अच्छा, इसके बाद सिक्योरिटीज का टैक्स कोई है? इमूवेबल प्रॉपर्टी? इंटरेस्ट इनकम का टैक्स है? यस यस। और टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम माइनस भी करेंगे जी। एडवांस टैक्स पेड है कोई बिजनेस पे, या कस्टमर ने कोई टैक्स काटा है? तो ऐड कर दें 4,000 के ऊपर टैक्स, टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम। इस पे भी डिविडेंड की तरह 15% रेट है जी। 4,000 इंटू 15%, 600 जी। टोटल 1813,757। अब आप माइनस करते हैं, 2 टैक्स हैं, लेस टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम। लेकिन प्लीज इंटरेस्ट पर टैक्स, अब उधर ही बैठ तो सही बस। इन बस वाला बेचारा हॉर्न मारता रहता है और 1-2 सवारी की वजह से जो है पूरी बस रुकी रहती है। लेकिन ये बस ऐसी है जो चल रही थी, चलती बस में लोग आ रहे हैं। तो जो टैक्स डिडक्ट हुआ है भाई, पुरवकार तरीके से जिंदगी गुजारिएगा, ठीक है? अच्छा, तो टैक्स जो डिडक्ट हुआ है ना वो 400 है, तो वही माइनस होगा। टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम बनता 600 था लेकिन कटा था 400, तो जो डिडक्ट हुआ था उसी को माइनस करना है जी। भाई बरकत मार्केट में जोर पड़ के आ रहे हैं, हद होती है ना, वो भी एक टाइम दिए, बाकी लोग आ सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते? और आगे टैक्स डिडक्टेड बाय कस्टमर्स जी, कितना जी? 1242। तो इसलिए आप हजरात ने बस फॉर्मेट को एक दफ़ा ना जहन में रखना है। जब आप टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हों, यहाँ से शुरू करें, तो आपने जो है वो फॉर्मेट को जहन में रखना है जी। मोहतरम आप उठे नहीं थे, क्या मसला क्या था, लेट क्यों आए हो आप? जिन्होंने हाथ रखा हुआ आगे जी, याद नहीं रहा, भूलने की बीमारी, ठीक, ओके।
ये अब एक एक करके ना निकालने पड़ेंगे हजरात, तकरीबन आवाज़ें भी पहचान ली हैं मैंने जो बोल रहे हैं। अच्छा, आप मिस्टर ए का सवाल सॉल्व करने, यहाँ पे एओपी का न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया है, तो बिफोर सॉल्विंग मिस्टर ए का सवाल, भाई जब मैं मुँह इधर क्या करूँ, मुझे बताया करें कौन बोला है, आपने बताना है। तो ए का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक वर्किंग करनी है अपॉर्शनमेंट वाली, बाकी रसर टोटल वाली। तो वर्किंग्स हमारी चल रही हैं, ये वर्किंग नंबर कौन सी बनेगी, 5, या वर्किंग्स 4 के साथ आगे जाके कर लें, ए बी और टोटल। भाईजान जिस इनकम पर आपने चैप्टर 4 वाला रेट लगाना है उस इनकम को यहां लेना है, 39790, यही आपकी डिविजिबल इनकम हुआ करेगी, 39790। आपको एक पार्टनर की सैलरी बोनस कमीशन तो सवाल में दिया नहीं हुआ, तो अब आपने करना क्या है, बस इसी को इधर ले आए, 39 और प्रॉफिट बांट दे दोनों में। सवाल की पहली लाइन में लिखा हुआ था कि ये इक्वल पार्टनर्स हैं जी। चुप 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 चुप, 19895। अब मिस्टर ए का सवाल शुरू करते हैं। ये जो वर्किंग है ये पार्टनर के न्यूमेरिकल में करेंगे, अगर पार्टनर का न्यूमेरिकल ना मांगा तो ये वर्किंग नहीं करनी। एओपी का न्यूमेरिकल यहां खत्म हो गया था। मिस्टर ए इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स से 2022 खुद ही लिख लीजिएगा। चुप 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 चुप, इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। जब मैं कह दिया चुप करना है तो चुप करना है। अच्छा प्लीज अब ये मूव ना हो। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम ऑन 15 अगस्त 2021 हमारे साल के दूसरे महीने मिस्टर ए एंटर हुआ एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा एक लफ्ज़ हमने पढ़ा था डेरिवेटिव प्रोडक्ट, वो था अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज और उस पर सेपरेट ब्लॉक लगना था, बट इट इज नॉट अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट, वरना ये सिक्योरिटीज होती, इट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। नो व्हाट हैपेंड, आगे जरा चलें। वी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ गोल्ड। दिखने में लग रहा है हम परचेज कर लेंगे, आगे चलें। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज टू बी एक्सपायर्ड ऑन 15 नवंबर, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना था 15 नवंबर को, हमने बेच दिया कॉन्ट्रैक्ट बिफोर सेटलमेंट, सेटल होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हमने बेच दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर बिक गया तो फिर क्या चीजें आई गई होंगी, नहीं, एंड अर्नड अ नेट गेन ऑफ इतने ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। आप बताएं, इज इट अ सेल ऑफ गुड्स और इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड विदाउट डिलीवरी? यस, इट इज कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड विदाउट डिलीवरी। वर्ड को अंडरलाइन करें, सोल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिफोर सेटलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे सेटल होना था? बाय डिलीवरी, बट वी सोल्ड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर डिलीवरी। सिर्फ ये लाइन ऐसी थी जहां से पता चल रहा था ये कौन सा है, स्पेक्यूलेशन बिजनेस। और ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ टू गार्ड अगेंस्ट लॉस टाइप वाली लाइन कि हम इसको नॉन स्पेकुलेशन में डालें। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में चीजों की डिलीवरी ना हो तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज ए स्पेकुलेशन। जी कितनी? 23,000। इसमें ऐड क्या करूं? नहीं, शेयर ऑफ एओपी ऐड नहीं करना, पहले कम वाली इनकम निकालनी है, ये कम वाली इनकम है। अब इसमें ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम एओपी, तो टैक्सेबल इनकम का लफ्ज अब 2 दफा आएगा।
मिस्टर ए का 19 इसके साथ अगर आप दिल चाहे, उधर कौन बैठा हुआ है बॉयज़ वाले हाइब्रिड में बंदा, ओके बोलने ना दीजिए किसी को। इसके साथ अगर आपका दिल चाहे तो आप पेपर में लिख सकते हैं टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, कम वाली इनकम ज़्यादा वाली इनकम। अब ज़्यादा वाली इनकम पे ज़्यादा वाला टैक्स निकाल लें। चैप्टर 4 में जाके टेबल नंबर 1 लगेगा क्योंकि सैलरी नहीं है। टैक्स निकाल के ही बता दें। 1 2 4 3। अब आप एक्चुअल टैक्स निकालें। एक्चुअल टैक्स 14243 डिवाइडेड बाय 42 मल्टीप्लाइड बाय 23,000। 7637। ओके अब उसने मिस्टर बी का न्यूमेरिकल भी मांगा हुआ है। उधर ही रखें कैमरा। अच्छा एक सफ़ा वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, तो इसमें आखिरी सफ़ा अगर आप देखें तो शायद सारे 6 सफ़े काम के नहीं है, एक ही सफ़ा शायद आपके काम का है। ये न्यूमेरिकल्स जो हैं पूरी किताब में, ये हर टाइप के न्यूमेरिकल्स को कवर कर रहे हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स होती है ना न्यूमेरिकल्स की, तो ये वेबसाइट पे सफ़ा अपलोडेड है, तो ये हर किस्म की टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स कवर कर रहा है। ये इन नोट्स का पेज 6 है, और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियो बेस्ड सवाल बताए हुए हैं हर चैप्टर के, जिसमें वो खाली थ्योरी का सवाल नहीं होता, एक सिनेरियो टेस्ट करा होता है। और ज़रूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन पास पेपर में ये 105 सवाल बार बार पूछे गए हैं अक्सर, यानी 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा पूछे गए हैं। ये 105 सवालों की लिस्ट है, ये वही सवाल है जो हमने क्लास में किए हुए हैं, और आगे हमारी किताब का रेफरेंस भी दिया हुआ है कि अगर ये सवाल आया है डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, तो ये हमारी किताब में आपको क्वेश्चन 8 के नाम से मिलेगा पास पेपर के अंदर। तो ये ऐसे ही 105 क्वेश्चन है, यानी कि अगर आप चैप्टर आपने 8 ख़त्म कर लिया तो एक दफ़ा एंड पे इन सवालों पे नज़र मार लिया कि यार ये मुझे समझ आ रहे हैं सवाल, तो ये तो इतने को काम के सफ़े नहीं, पहले 5 ये फ्रीक्वेंटली टेस्टेड सवाल हैं जो आई कैप पूछ रहा है। बहरहाल इसमें जो छठा सफ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि कौन से वाले न्यूमेरिकल्स हैं जो कि सिलेबस की सारी टाइप्स को तकरीबन कवर कर लेंगे। तकरीबन तो आपको पता है फिर टीचर बोलते ही हैं, कंपनी जिम्मेदार नहीं होती। ओके यही चल रहा है बस सीए में। अच्छा आगे चलें जी। अच्छा अब मिस्टर बी का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब मिस्टर बी का जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, अब उसमें क्या करें? मिस्टर बी के न्यूमेरिकल के लिए मिस्टर बी की कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये हो गई कम वाली इनकम। जाहिर बात है बरकत के लिए आप कुछ ना कुछ एग्जामिनर ने मांगे तो शो तो करना है ना।
शेयर फ्रॉम एओपी, कैमरा उधर करो भाई, उठो आप, बी के शेयर पे उंगली रखो, जल्दी करी, बी के शेयर पे उंगली रखो, बी ऊपर सफ़े के टॉप पे वाइट बोर्ड के दरमियान में उधर आओ, वर्किंग उधर आओ, कोने पे आओ, इतनी देर में मैं खुद उठ के कर लूँ, मम्मी भी घर में कहती है मैं तो, उंगली रखो, उंगली रख के बी के शेयर पे ऊपर, हाँ ये छुपाना नहीं है, दिखाना है, नीचे उंगली, ये किसका शेयर है जी, बी का शेयर है, आ जाओ बैठ जाओ जी। कितना है 1 9 8 9 5। अब टैक्सेबल इनकम दोबारा लिखें, ये भी आई कैप से साबित है जो मैं सारा कर रहा हूं, यानी कि अगर बरकत के लिए किसी का डाटा नहीं अवेलेबल तो उधर भी शो कर दें, लेकिन अब मेरे ख्याल से टाइम सेव कीजिएगा, इसका टेक्स्ट ना निकालिएगा। नहीं टेक्स्ट तो ज़ीरो नहीं है, नो नीड में लिख रहा हूँ वैसे ही ज़रा, नो नीड, लेकिन ये टैक्स ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ज़्यादा वाले इनकम पे ज़्यादा वाला टैक्स जब आप लेंगे और मल्टीप्लाई कम वाली इनकम से करेंगे तो कल लेटर चपेट मार देगा, और घर में अकेले में चपेट पड़ जाए तो बिस्ती भी ज़्यादा होती है कि और मैं ही था, मेरे सामने मुझे चपेट पड़ गई, अपने अंदर से आप फिर शर्माते हैं। सोने लेटते हैं, नींद नहीं आती, हाथ खड़ा करें, किताब ले लिया करें, वेट ना किया करें, वेट मत किया करें कि मुझे नींद आ जाए, ये बड़ा जुल्म करते हैं आप। नींद बहुत आती है, नींद आ रही हो तो आप अपनी गर्दन के ऊपर जो है वो पानी पीछे डाल लें थोड़ा सा। अच्छा अब जी हमारे 2 न्यूमेरिकल्स करने हैं हमने, इंशाल्लाह हम 2:30 पे शुरू करते हैं। देखें इधर 15 मिनट बाद एक ये न्यूमेरिकल है सेल्स टैक्स का, इंशाल्लाह इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स। मैं बीइंग अ ड्राइवर आपको दिखा रहा हूँ कि अगला सफ़र कितना बाकी है। तो ये क्वेश्चन 4 है, इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स। फिर उसके बाद हम सैलरी के चैप्टर पे आएंगे, और सैलरी के चैप्टर पे हम वो करेंगे जो दुनिया देखेगी। अच्छा ज़्यादा हो गई है। सैलरी के चैप्टर पे मिस्टर जमाल वाला सवाल हम करेंगे, डॉक्टर जमाल वाला, इस पे इंशाल्लाह 15 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट इस पे, 15-20 मिनट सैलरी के सवाल पे। हाँ, एओपी और इनकम प्रॉपर्टी का एक पॉइंट बताना है, वो मैं अपनी लिस्ट में नोट कर लेता हूँ इंशाल्लाह। अब मुझे अगली क्लास में आप उसमें याद करा देना, अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे इसको। अच्छा जी, अगली क्लास मैंने आपको बताइए कब होनी है। अच्छा आप हजरात को सफ़ा निकाल लें मेन वाला। EOP इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा जी, चुप चुप चुप। निकालें जी पेज 371 ऑफ बुक। अच्छा भाई एक सवाल है कि इनकम के बिल्डिंग का बेचना कहाँ जाता है। तो भाई अगर आप कोई फ्लैट अपना बेच दें या जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर बेच दें तो वो जाएगा सेपरेट ब्लॉक। फ्लैट सोल्ड, हाउस सोल्ड, लेकिन आप बेच दें बिजनेस की बिल्डिंग, जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग आपने बेच दी, आपने एडमिन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बेच दी,
आपकी दुकान है जनरल स्टोर, आपने वो जनरल स्टोर की बिल्डिंग बेच दी, तो इसका बेचना जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में। इट इज नॉट अ सेपरेट ब्लॉक इनकम, इट इज अ नॉर्मल टैक्स रिजीम इनकम, क्योंकि जो चीज इनकम फ्रॉम बिजनेस में चली गई डेट इज कॉल्ड एज बोलें नॉर्मल टैक्स रिजीम। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, एक और इंडिकेशन होती है कि इस बिल्डिंग का, ये तो कैपिटल गेन में जाएगी ना, ये तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। एक और इंडिकेशन होती है बिल्डिंग के बेचने पे, उसकी ना टैक्स WDV या टैक्स डेप्रिसिएशन दी होती है। ये डेप्रिसिएशन के रेट याद रखिएगा कैपिटल गेन के चैप्टर में नहीं है, डेप्रिसिएशन के रेट सिर्फ बिजनेस के चैप्टर में है। हाँ, अदर्स उसके चैप्टर भी थोड़ी सी इजाजत देते हैं कि चीजों को डेप्रिशिएट कर लो, लेकिन असल डेप्रिसिएशन के रेट जो है बिजनेस के चैप्टर में है। तो एक इंडिकेशन और होगी कि आपको टैक्स वालों की WDV या टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन वगैरह दी होगी, यहां से भी अंदाजा हो जाया करेगा ये बिल्डिंग किस में यूज हो रही थी, बिजनेस में। यहां से एक इंडिकेशन मिल जाया करेगी, ये भी नोट कर लें। अगर टैक्स वालों की WDV दी हो तो अपने घर को तो कोई डेप्रिशिएट नहीं करता, रिपीट कर दिया, ये बात थी। रिपीट करने का मतलब ये नहीं होता कि बात लंबी बताई जाए, बात अगर अगले को समझ आ जाए तो इतना सा रिपीट भी काफी होता है। तो घर को, फ्लैट को अपने कोई डेप्रिशिएट नहीं करता। हाँ, बिजनेस में बिल्डिंग अगर यूज हो रही है तो उसको लोग क्या करते हैं, तो वाजे पता चल जाए बिजनेस में बिल्डिंग यूज हो रही है बहुत आला है, ना पता चले तो कुछ इंडिकेशंस हैं। अगर डेप्रिशिएट हो रही है, ये टैक्स WDV गिवन है, तो इट मींस के बिजनेस में बिल्डिंग यूज हो रही है। अब ये बिजनेस नॉर्मल रिजीम में जाएगी। आज हमने सवाल में एक तो स्टूडियो बेचा था, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाला था। क्यों स्टूडियो को बेचना इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाला था मोबाइल वाले भाई? इसलिए हमने, साथ बस कर दो ना मोबाइल, इसलिए फिर क्या है, अच्छा चने खा रहे हो तो खाओ, वो तो फिर जो कुछ खा रहे तो सामने रख के खाओ तो। अच्छा, तो अब मोहतरम मुझे ये बता दें, अगला कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, ये निकालें पेज 231 क्वेश्चन 5, पेज 231 क्वेश्चन 5 के B का 1 का 2, पेज 2। ओके, अब मोहतरम सवाल ये एक राइज हो रहा है, पेज 231। गुलजार इज अ पाकिस्तान रेजिडेंट, पेज 231, and operates various businesses. He disposed of the following assets. एक इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने बेची है 50 मिलियन की, कॉस्ट थी इसकी 25 मिलियन, टैक्स वालों की नजर में डेप्सिट हो चुकी थी 4 मिलियन अप टू पिछला साल। कैलकुलेट द कैपिटल गेन और लॉस अराइजिंग ऑन द ट्रांजैक्शंस। अब क्योंकि इसकी टैक्स डेप्सिशन दी हुई है तो डेप्सिशन सिर्फ बिजनेस के चैप्टर में होती है, इसका मतलब है ये बिजनेस एसेट है। अगर ये बिजनेस एसेट है तो सवाल की रिक्वायरमेंट है कैपिटल गेन निकालो, तो हम कैलकुलेटर को फेंक देंगे और लिख के आएंगे इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, रादर इट इज अ, देयरफॉर नो गेन लॉस विल अराइज अंडर द हेड कैपिटल गेन। ये सवाल आईकैप के अंदर आया था तकरीबन आज से 10 साल पहले, उसके बाद से अभी तक ये सवाल नहीं आया। और ये सवाल मैं आखिरी क्लास में इसलिए कराता हूं, वरना इस सवाल के करने के बाद बच्चे हर सवाल को इस एंगल से पढ़ने लग जाते हैं कि शायद ये जितनी फिगर्स दी हुई हैं किसी काम की नहीं है। इस सवाल में ये सारी फिगर्स किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा बिजनेस एसेट है, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। हाँ, कोई फ्लैट बेचते, कोई बिल्डिंग बेचते, कोई अपना घर बेचते, वो सेपरेट ब्लॉक इनकम में जाना था, बट दिस इज नॉट अ कैपिटल एसेट। एक गाड़ी आपने बेची है 12 लाख की, गाड़ी आपने खरीदी थी, उसकी टैक्स WDV इतनी थी, और गाड़ी यूज हो रही है थोड़ी सी बिजनेस में और थोड़ी सी घर में। तो ऐसी सूरत में अगेन बिजनेस की गाड़ी का बेचना कैपिटल गेन में नहीं जाएगा। तो इस वजह से यहां भी सारा डेटा इग्नोर करना था, ये सारी फिगर्स फारग करनी थी।
और नोट दे के आना था, इट इज़ अ बिजनेस एसेट, इट इज़ नॉट अ कैपिटल एसेट, सो नो कैपिटल गेन और लॉस विल अराइज। ये गुस्सा शुस्सा करने के बाद आई कैप ने थोड़ा हाथ होला रखा और आगे फिर स्कल्पचर, सिक्योरिटीज, कैपिटल गेन टाइप चीज़ें देने लग गया ताकि आप उसकी डिस्कशन कर सकें। क्या 30% जो बिजनेस यूज के लिए सर वो तो फिर आपका पर्सनल यूज में आ गया ना। अच्छा जी, बहस लंबी होने लगी है, सवाल सुने फिर उसका जवाब सुने। ये कह रहे हैं जी 70% बिजनेस में यूज़ हो रही है, तो 30% गाड़ी जो है वो यूज़ हो रही है घर के पर्पस के लिए। तो पहली तो बात यह है कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से मूवेबल चीज़ें वैसी निकल गई हुई हैं, तो कार इज़ नॉट अ कैपिटल एसेट एट ऑल। और एक और बात है, बिजनेस के चैप्टर में आप जाकर डेफिनेशन पढ़ें, बिजनेस एसेट की डेफिनेशन दी हुई है, इट इज़ एन एसेट विच इज़ यूज्ड होली इन बिजनेस और इट इज़ एन एसेट विच इज़ यूज्ड थोड़ा सा इन बिजनेस एंड थोड़ा सा पर्सनल। तो इस वजह से इट इज़ अ बिजनेस एसेट, इट इज़ नॉट अ कैपिटल एसेट। और एनीवेज कैपिटल एसेट की डेफिनेशन जाके पढ़ लें, वाजे उसमें लिखा हुआ है घर के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल हो रही है दैट इज नॉट अ बीइंग पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसलिए कैपिटल गेन के चैप्टर में तो गाड़ी, मोटरसाइकिल, बर्तन, फ्रिज, एसी घर में जो पड़े हुए हैं उनका बेचना जा ही नहीं सकता। डाल सकते हो फिर आप अपोर्शन वगैरह करके। अच्छा जी, आगे आए भाई। अच्छा, ऐसी ना सेक्शन 124 हमने पढ़ा था आखिरी दिनों में, उसकी एंड पे एक लाइन लिखी हुई थी। सेक्शन 124 अभी आपको मैं एक जगह से और भी रिवाइज कराना है। सेक्शन 124 था, जिस वक्त कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसके ऑर्डर के बाद कमिश्नर बरकत के लिए आपके घर एक ऑर्डर भेजता है। तो वो जो बरकत के लिए आपके घर ऑर्डर आता है उसके साथ अगर कोई टैक्स आपने जमा कराना है तो वो इमीडिएटली कराना है, टैक्स इमीडिएटली पेएबल। ये एक क्लास में पढ़ा दी थी लाइन, एक क्लास में रह गई थी। तो ये पेज नंबर कौन सा है जरा बता दें जहां ये लाइन लिखी हुई है। पेज नंबर 337, पेज 337 के ऊपर ये लाइन लिखी हुई थी कि अगर सेक्शन 124 के साथ कोई टैक्स जमा कराना है तो वो इमीडिएटली कराना है। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं कि सवाल सॉल्व करते हुए आपके जहन में एक थॉट आ गई कि यार मैंने ये जो 4000 था मिसाल के तौर पे, या ये 39790 था वर्किंग वन में हमने किया था, इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाली थी। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हुए बहुत सी फिगर्स हमने शो की थी। 39790 हमने जो पिछले न्यूमेरिकल में निकाला है, इसमें प्रॉफिट किससे चले थे? मुझे याद है 34,000 से चले थे मेरे ख्याल से, याद आ रहा है अभी आजादी वाले सवाल में। अगर आपको कभी पेपर में ये ख्याल आ जाए कि ये 34,000 नहीं था, इधर देखें, ये प्रॉफिट 34,000 की, जागते रहना, ये प्रॉफिट 34,000 की बजाय कितना था? 35,000। ओए होए 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 होए, जगाएं उठाएं। ये सवाल, ये 34,000 प्रॉफिट नहीं था, बल्कि कितना था प्रॉफिट? आपके पांव के नीचे से तो जमीन निकल जाएगी। ओए रशीद, ये भी गलत। रशीद, रशीद कितने वो पिछली रो ठकियो। रशीद, 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 मैं जरा फ्रेश सफे से करता हूं, अच्छा लगेगा। कुछ होते हैं बच्चे ऐसे पेपर में, मैं जरा फ्रेश सफे से करता हूं। किया था किस पेपर में किया था? मिड टर्म टेस्ट में। तो फ्रेश सफे से शुरू कर देता हूं। तो भाई ये नहीं करना आपने फ्रेश सफे से शुरू। आपने ये जो अगर कोई फिगर गलत हो गई है वर्किंग वन में, बाद में पता चला है, तो आप लोग इसे काट के सही कर दीजिएगा और यहां पर उंगली रख के अपने दिल से बोल लीजिएगा, एग्जामिनर आगे खुद ही सही कर लो बस, और आगे फिर जाने दीजिएगा। अगली कोई गलतियां सही करने की जरूरत नहीं, वरना आप पूरा पेपर यही करते रहेंगे। हाँ, एंड पे पेपर में टाइम बच जाए तो जितनी फिगर सही कर सके कर दीजिएगा। ये टोटल को काट के यहां सही टोटल लिख दीजिएगा, लेकिन पूरी फिगर काटनी है। इस 0 को 8 ऐसे नहीं बनाना, ये वाला काम नहीं करना। तो जो एक फिगर गलत है वो लिख दीजिएगा ताकि उसके वाले मार्क्स मिल जाए। लेकिन फिर आप जब उसको आगे चलाएंगे तो दीवाने हो जाएंगे, और दीवानों का इलाज नहीं है।
अच्छा रशीद वापस आ जा। पॉइंट नंबर 4, बहुत सी इनकम्स ऐसी हैं एग्जाम्प्ट जिनको हम ऐड करके लेस करते हैं, और बहुत बहुत सी चपेड़ें ऐसी हैं जिनको हम एंड पे मारेंगे क्लास के। बंदे देख के, बंदे में नोट किया जा रहा हूं, आज इकट्ठी ही पढ़ेंगी सबको एक एक जाते हुए, तोहफा याद रहेगा ना। तो बहुत सी एग्जाम्प्ट इनकम्स ऐसी हैं जिनको हम ऐड करके लेस करते हैं, और बहुत सी एग्जाम्प्ट इनकम्स ऐसी हैं जिनको हम डैश डाल के लिख देते हैं, ऐड लेस नहीं करते। तो मुनासिब है कि जो एग्जाम्पशंस है ना चैप्टर 13 वाली, उनको आप ऐड भी करें और ऐड करके लेस भी करें। जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, शौहर ने बीवी को तलाक दे दी, सेक्शन 50, 51, ये वाली बड़ी बड़ी जो एग्जाम्पशंस हैं इनको ऐड भी करें और लेस भी करें। लेकिन ये छोटी छोटी एग्जाम्पशंस हैं, इनकम्स लाइक पेंशन इन चैप्टर ऑफ सैलरी, तो इसको फिर ऐड और लेस ना करें, इसको डैश डाल दें। या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी दी हुई है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो मेरा नहीं ख्याल कभी मेडिकल फैसिलिटी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने ऐड की और ऐड करके फिर टोटल में से टोटल तक पहुंचते हुए लेस भी की है, इस तरह नहीं की। तो जो छोटी मोटी एग्जाम्पशन है सैलरी के चैप्टर में, पेंशन, प्रोविडेंट फंड के पैसे मिल गए रिटायरमेंट के वक्त, और इस किस्म की चीजें, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल रीइंबर्समेंट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनको डैश डाल के इग्नोर कर दिया करें। लेकिन इस लिस्ट में फॉरेन सैलरी भी डाल लें, ये जो एग्रीकल्चर वाली लिस्ट है इसमें फॉरेन सैलरी भी डाल लें। आज के सवाल में फॉरेन सैलरी भी थी। फॉरेन सैलरी जरा एक मेन सैलरी होती है, उसको ऐड भी किया करें और ऐड करके लेस भी किया करें। ओके अच्छा, हमारे लॉ में पॉइंट 5 अभी मैं नहीं करा रहा, हमारे लॉ में कुछ जगह रूल्स दिए हुए हैं, जैसे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के रूल है, आने जाने का दिन गिना जाएगा, तो उसमें रूल अलग है, सेक्शन अलग है, तो वो जरा देख लीजिएगा अगर अलग से सवाल आया कि रूल्स की रोशनी में जवाब दें। इसी तरह आप चैप्टर 4 में जाएंगे, पोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के रूल अलग से दिए हुए हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर में जाएंगे, ऊपर सेक्शन 41 दिया हुआ है और नीचे रूल 11 दिया हुआ है, तो रूल्स को जरा अलग रखिएगा अगर कभी रूल्स में से सब अलग से सवाल आ जाए कि एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ रूल्स। ये न्यूमेरिकल्स हमने कर ली हैं, चैप्टर 18 का क्वेश्चन 22 आप होमवर्क में आप कर लीजिएगा। अच्छा, ये अभी हमने ना सवाल करने हैं पेज 111 पे। पहले जरा थ्योरी की चीजें मुझे फारग करा दें, फिर मैं चलूं। ये माजरत बस 5 मिनट आपके और लूंगा मैं। ये निकालें चैप्टर 20 सेक्शन 11B ऑन पेज 462। पेज नंबर 462। अच्छा जी, असेसमेंट्स गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर, ये हमने चैप्टर 15 में पढ़ लिया हुआ है। इसको हमने आखिरी दिन पढ़ा था और कहा था असेसमेंट्स आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। इसमें हमने 3 सिनेरियो पढ़े थे, एक पढ़ा था नॉर्मल 2 साल वाला, एक सेट असाइड 1 साल वाला, और डायरेक्ट रिलीफ 2 महीने वाला। इसमें 2 साल वाला कोई नहीं है, इसमें आम हालात में 1 साल है। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड बाय कमिश्नर, अंग्रेजी वही है, इधर लिख लें सेक्शन 124। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड बाय कमिश्नर आफ्टर एनी कोर्ट ऑर्डर, आफ्टर एनी कोर्ट ऑर्डर। बाय कमिश्नर आगे लिखा हुआ है, सॉरी यार वो डुप्लीकेशन हो जाएगी, आप घर में परेशान ना हो। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड आफ्टर एनी कोर्ट ऑर्डर। अच्छा, ये आपने ना यहां से मिला के पढ़ना है। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड बाय कमिश्नर, असेसमेंट ऑर्डर किसने इशू करना है? कमिश्नर ने। कब? टू गिव इफेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर के बाद। कोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल भी हो सकते हैं, कमिश्नर अपील भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी। देन कॉमी में इशू द अपील इफेक्ट ऑर्डर विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच एपलेट ऑर्डर इज। उधर 2 साल था इनकम टैक्स में, इधर 1 साल है। आगे उधर लफ्ज था सेट असाइड का, इधर देखें लफ्ज है रिमांडेड, एक ही बात है।
उधर लफ्ज़ था सेट असाइड का, दोबारा काम करके लाओ, इधर है रिमांड बैक, दोबारा काम करके लाओ। वेयर बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट एन असेसमेंट ऑर्डर इज रिमांडेड बैक and the commie or commie appeals is directed to pass a new order, they shall pass a new order within 1 year। ये वही बात है, यहां 1 ईयर ही है, नीचे वाली डेडलाइन काट दें, यहां 1 ईयर ही है। अच्छा, अब किसी लफ्ज के साथ फिक्रा लिखा हो इंक्लूसिव, तो इसका क्या मतलब होता है? फिगर किस पे पड़ी है? 117 पे सेल्स टैक्स में। और अगर लिखा हो एक्सक्लूसिव, फिगर 100 पे। ये याद रखिएगा जरा। अगर आइसक्रीम का डब्बा 234 का है तो व्हाट इज 200 रुपए? एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। व्हाट इज 234? ये जरा याद रखें, एक्सक्लूसिव इन इंक्लूसिव। ये जी छोटे छोटे 3-4 सवाल हैं हमारे, ये 4 सवाल रह गए और 2 न्यूमेरिकल रह गए, एक सैलरी वाला, एक सेल्स टैक्स वाला। फिर इंशाल्लाह करो करी निकालें क्वेश्चन 72, ताकि ये भी 2-3 मिनट में खत्म हो, फिर मैं व्हाइट बोर्ड के पास जाऊं। क्वेश्चन 72 का 2 निकालें जी, क्वेश्चन 72 का 2, पेज नंबर 50, चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 72। सवाल है, इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट कैलकुलेट द वीओएस। सेल प्राइस बतानी है सिर्फ, कैलकुलेट द वीओएस, वीओएस वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेल प्राइस बतानी है। टैक्सेबल गुड्स ऑफ 15 लाख वर यूज्ड फॉर इंटरनल टेस्टिंग। चुप चुप, 15 लाख की चीजें इंटरनल टेस्टिंग में यूज हुई हैं। 40% चीजें हमने लोकली किसी से प्रोक्यूर की हैं, परचेज की हैं, लोकली मींस पाकिस्तान में। वाइल रिमेनिंग 60 वर ओन मैन्युफैक्चर्ड, रिमेनिंग 60% खुद बनाई हैं। अच्छा, कहानी कुछ ऐसे बनी है कि हमारी ना एक लैब है, उसमें हमें इंटरनल टेस्टिंग के लिए कोई इक्विपमेंट, कुछ चीजें चाहिए। हमने लैब के लिए किसी थर्ड पार्टी से चीजें खरीदी, हमें और चीजों की जरूरत पड़ी तो हमने सोचा कि यार और किसी से क्या खरीदना, हम भी तो इस तरह की चीजें बना रहे हैं। तो हमने अपनी फैक्ट्री में कुछ चीजें बनाई और बना के लैब को शिफ्ट कर दी। या इस तरह भी समझ लें, शायद पहले हमने अपनी फैक्ट्री से चीजें बना के लैब को शिफ्ट की हो, बाद में हमें और चीजों की जरूरत पड़ी हो तो फैक्ट्री वालों ने कहा होगा बस यार हमने आउटसाइड वर्ल्ड को चीजें बेचनी होती हैं, हम आपस की सेल के लिए तो नहीं बैठे हुए, तो तुम लोग जाओ जहां मर्जी से चीजें खरीदो। तो ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं, इस लाइन से ऊपर हमारी कंपनी है और इस लाइन से नीचे थर्ड पार्टी है। हमारी कंपनी में 2 डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट है फैक्ट्री, जहां हम इक्विपमेंट बना रहे हैं। हमारी अपनी लैब को जरूरत पड़ी चीजों की, तो हमारी फैक्ट्री ने हमारी लैब को चीजें बेच दी। हमारी लैब ने कहा यार और चीजें चाहिए, फैक्ट्री ने कहा बस यार बहुत हो गया। फिर हमने कहा यार लैब ने काम तो अपना चलाना है, तो लैब ने बाहर की पार्टी से चीजें खरीद ली। अब हमने क्लास में मिसाल की थी कि टिश्यू पेपर का डब्बा ओनर ने बनाया और अपनी ही फैक्ट्री में इस्तेमाल कर लिया, या अपने ही एडमिन ऑफिस में इस्तेमाल कर लिया, या घर लेके चला गया। इट इज कॉल्ड एज सेल। आप बताएं, अपनी ही फैक्ट्री में ओन मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है? एक लफ्ज बोल रहा हूं, क्या? ओन मैन्युफैक्चरिंग। अपनी ही फैक्ट्री में ओन मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। ओन मैन्युफैक्चर्ड चीजें अगर अपने ही बिजनेस में यूज कर लें, इट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेल। ये सेल है। ये तो परचेज होगी ना, फिर ये तो परचेज होगी। परचेज का क्या मतलब है? हमें चीजों की जरूरत पड़ी, हमने बाहर से खरीद ली। आगे परचेज पे फिर अलग डिस्कशन होगी, ये कोई मशीन टाइप चीज है तो इनपुट अलाउ हो जाएगा, और अगर मशीन टाइप चीज नहीं है तो फिर इनपुट डेड हो जाएगा। लेकिन इनपुट के बारे में उसने डिस्कशन पूछी नहीं, उसने वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी सेल में क्या जाना है वो पूछा है। तो बता दीजिए सेल में 9 लाख जाएगा या पूरा 15 लाख? 9 लाख। नोट कर लें।
503। भाई एसी को 26 पे कर दो। आपने टेस्ट मुझे याद कराना है, वरना एंड पे अब्दुल्ला से ले जाइएगा। ओके चलें जी, पढ़ें। टैक्सेबल गुड्स ऑफ 15 लाख पर यूज फॉर इंटरनल टेस्टिंग। हमने कहा ये कहाँ से आई? कहते हैं 40% हमने किसी से खरीदी थी, वो तो मेरी परचेज होगी, परचेज का तो सवाल ही नहीं है। और 60% हमने खुद बनाई थी, तो खुद बनाई कहाँ होंगी बोलें? इन फैक्ट्री। और आप यूज कहाँ कर रहे हैं? ये जरा सर्कल लगाएं। ओन मैन्युफैक्चर्ड है, यूज्ड फॉर इंटरनल टेस्टिंग, ये असल में सेल है। ओन मैन्युफैक्चर्ड है और यूज हो रही है फॉर इंटरनल टेस्टिंग। अच्छा, अगला सवाल कौन सा लिखा हुआ है? 34 पार्ट बी। एक्सटेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन बताएं, इनपुट कहां तक रिस्ट्रिक्ट किया जाता है? 90% तक। वो वाली प्रोविजन पूछी है। कंडीशंस बताएं अंडर विच इनपुट विच हैज बीन सो रिस्ट्रिक्टेड मे सब्सिक्वेंटली बी अलाउड। हमने कहा था इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे करेंगे करेंगे, अगस्त में जाके इसको रिफंड मांगेंगे। पहले तो ये लिख के आएंगे इस महीने का इनपुट, अगले महीने माइनस करेंगे, ना हो सका उससे अगले महीने, करते करते अगस्त में इसका रिफंड मांग लेंगे। ये सेक्शन इसका लिखा होगा पीछे। ट्रीटमेंट बता दें सेल्स टैक्स पेड की ऑन एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। कौन से हमारे फिक्स्ड एसेट हैं जिनका इनपुट मुझे बता दें अलाउ होता है? मशीनरी और इसमें आपने लिख के आना है नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ 90%। याद है ये न्यूमेरिकल के फेस पे पूरा माइनस करते हैं, तो लिखे नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ 90%। ये जो मशीन वगैरह है अगर फिक्स्ड एसेट के तौर पे यूज हो रही हो तो इसको आपने पूरा माइनस करना होता है। अगला सवाल 54 का सी। पहले जरा 45 निकाल लें। इतना लेट भी कोई आ सकता है क्या? कहाँ बैठे 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 45। ये सवाल हमने किया हुआ है क्लास में, लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसको दोबारा नजर मार लें। इससे कंटिन्यू करते हुए मैंने एक और चीज बतानी है। कंडीशंस बताएं जो जरूरी होनी चाहिए अगर मैं इनपुट आउटपुट में से माइनस करूं। अगर मेरे पास परचेज है तो मुझे बिल होल्ड करना चाहिए, अगर इंपोर्ट की भी है तो गुड डिक्लेरेशन, और वरना ट्रेजरी चालान अगर मैंने नीलामी से चीजें खरीदी हैं। सेक्शन 7 का 2। 7 सिचुएशंस बताएं जब इनपुट माइनस नहीं हो सकता। सेक्शन 73 और सेक्शन 8। सेक्शन 8 असल है। सेक्शन 73 में लिखा होता 50,000 से ऊपर की परचेज कैश में नहीं कर सकते। इसी चलवाने आगे आए यार। बेचारी क्या करे अगर वो माइनस इनपुट करना भूल जाए, अगले 6 महीने जब मर्जी माइनस कर ले। 7 के 1 की लास्ट 2 लाइंस। एसी ओके। ये जी डिस्कस करने से पहले मैं आपको वो एक डायग्राम दिखा दूं डेट वी मेड इन चैप्टर
20। एक तो होता है जी हमारा एग्जाम्ड सेल का इनपुट, इसको उठाओ। एक तो होता है मेरी एग्जाम्ड सेल का इनपुट, ये आपको पता है डेड हो जाता है। बोले बोले एग्जाम्ड सेल का इनपुट क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। एक हमारा होता है जीरो रेट सेल का इनपुट। अब तसल्ली से देख लें जरा, नहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ये मशहूर जमाना हमारा पेज 474 जो होता था। एक हमारा होता है एग्जाम्ड सेल का इनपुट, ये डेड हो जाता है। एक हमारा होता है जीरो रेट सेल का इनपुट, ये जब आप रिफंड एप्लीकेशन जमा कराते हैं तो इसके 45 दिन में रिफंड मिलता है। यार बोल कौन रहे? ये वाला इनपुट आप फेस पे माइनस करने की कोशिश करते हैं, अगर 90% रिस्ट्रिक्शन की वजह से ना हो सके तो हर अगले महीने इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फिर भी माइनस ना हो सके तो इन द एंड जाके आप इसको जो है वो जून के महीने तक चलाते रहते हैं कैरी फॉरवर्ड करके, अगस्त के महीने में जाके रिफंड मांग लेते हैं। ये सारी बातें आपको लिखवाई थी यहां पे। जीरो रेट का जो इनपुट है 130, इसको आपने महीने के एंड पर वेट करके अगले महीने इसके रिटर्न जमा करानी है, रिफंड एप्लीकेशन देनी है, 45 दिनों में आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन जो इनपुट है हमारा ये वाला 462, इसको न्यूमेरिकल के फेस पे माइनस करने की कोशिश करनी है। माइनस हो गया, वेल एंड गुड। अगर 90% रिस्ट्रिक्शन की वजह से माइनस नहीं हो सका सारा, तो फिर आपने 462 में से 260 माइनस करना है और इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून तक कैरी फॉरवर्ड करना है और अगस्त में जाके आपने इसका क्या मांग लेना है। अब जीरो रेट सेल के रिफंड 45 दिन में मिलेगा और जो नॉर्मल सेल है उसका इनपुट कैरी फॉरवर्ड होते 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 इस कॉन्सेप्ट को उसने टेस्ट किया था क्वेश्चन नंबर 54 में। ये डायग्राम भी अभी मैं आपको बनाने दूंगा। सलीम इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट एंड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब लिखें लोकल सेल, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब लिखें लोकल सेल। एक्सपोर्ट सेल भी कर रहे और बोले साथ डिस्ट्रीब्यूशन तो पाकिस्तान में हो रही होगी, फिर लोकल सेल भी कर रहे। आप बता दें कितने किस्म की सेल है? 2। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े। एलिजिबिलिटी फॉर रिफंड इफ इनपुट इज इन एक्सेस ऑफ आउटपुट। अगर मेरा इनपुट आउटपुट से बढ़ जाए तो रिफंड लेने का तरीका लिखें ऊपर। एक्सपोर्ट का रिफंड सेक्शन 10 का 1 लिख के आएंगे। नंबर तो थोड़े हैं इसके, लेकिन जरा एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखी हुई है, लेकिन ज्यादा नंबर का भी आ सकता है। और लोकल सेल का रिफंड 8 के बी का 2 और 3, सेक्शन 8 बी का 2 और 3। सेक्शन 8 बी का 2 और 3। अब जाएं, जाके ये दोनों सेक्शन खोलें। टेन का 1 और 8 बी का 2 और 3। चैप्टर नंबर 20। टेन का 1 इफ इनपुट, ये इनपुट का रिफंड का सवाल आएगा। वो जो 3 सवाल थे वो क्या थे? इनपुट के माइनस करने की कंडीशंस, इनपुट कौन सा नॉट अलाउड है, जमूरत वाला सवाल इसलिए दोनों इकट्ठे करा दिए। और तीसरा सवाल था अगर इनपुट माइनस ना कर सके क्या करे। ये चौथा टाइप का सवाल आता है इनपुट के रिफंड का तरीका। इफ इनपुट एक्सीड द आउटपुट बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस द एक्सेस इनपुट शैल बी रिफंडेड विद इन। ये एक्सपोर्ट सेल का हो गया। नॉर्मल सेल का इधर दिया हुआ है, अल्लाह का शुक्र इसी सफे पे।
द रिफंड ऑफ इनपुट शैल बी मेड ऑन ईयरली बेसिस इन द सेकंड मंथ। लेकिन ऊपर वाली बात भी लिख के आएंगे डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स। इनपुट को कैरी फॉरवर्ड करते रहो हर महीने, फिर भी माइनस ना हो सके तो ये कंडीशंस पूरी करके आप इनपुट को रिफंड मांग सकते हो। तो ये दो प्रोविजंस थी। शुक्रिया जी, आपके सबर का इम्तिहान ख़त्म हुआ। सैलरी का सवाल निकाल लें अब। आसान सा सवाल है, एक सैलरी का रह गया, एक सेल्स टैक्स का रह गया। सेल्स टैक्स में 2-3 एडजस्टमेंट्स हैं। बस अब आप लोगों ने जमे रहने सीटों के साथ 3:30 बजे तक, ताकि 3:25 पे आपको इंशाल्लाह फ्री कर दिया जाए। सैलरी का न्यूमेरिकल कौन से पेज पे है जी? $111। अच्छा मोहतरम, आज आपको एक हिस्टोरिकल बात बताई जाने लगी है। ये जो लिखा होता है ना 20x2, 20x3, 20x4, इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी और कायदे आज़म ने क्या सोचा था इसके बारे में। अच्छा, ये है जी 2000, 20x1, 20x2, 20x3। मैं अक्सर आपको कहता था 20x2 है तो 2022 कर दें इसको। चौपा ये क्या है? 20x0। ये क्या है? W। X से पहले क्या आता है? W। 20W9, 20W8, 20W7। असल में जब एक हुआ दो, बोले असल में जब एक हुआ तो उसने W को कर दिया S। ये अंदर की बात थी, फील करें इसको। असल में जब एक, अच्छा आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा, ऐसे नहीं लिखा होता 2xx7, इस तरह नहीं लिखा होता, तो लोग पकड़ते इसको हैं, ये तीसरे डिजिट को। बोले किस डिजिट को? तीसरे डिजिट को। असल में जब बोले एक हुआ दो, बोले तो उस एक ने जब दो हुआ तो W क्या हो गया? X हो गया। ये अब आप फील करें और इसको नोट कर लें। और चलते चलते जब 2030 आएगा तो X Y हो जाएगा, X Y हो जाएगा जब 2030 आएगा। और जब 2040 आएगा तो Y Z हो जाएगा। उसके बाद क्या आ सकती है? इसके बाद जो होगा वो सबको पता चल जाएगा। तो बात बड़ी आसान सी थी, समझ आ गई होगी। क्लियर? जी जी, क्या को बा क्या क्या चुप है। एसी थोड़ा तेज कर दें यार, 29 तक ले जाएं। अच्छा, सर्दी वाली साइड पे तेज। अच्छा यार आज इसको कर दो 23 पे, देखी जाएगी। पठान तुझे बहुत गर्मी लग रही है, तेरा कोई इलाज नहीं है, इसको 23। हाँ ठीक है। और ये शर्ट उतारो ग्रीन वाली जो ऊपर पहनी हुई है। क्या चलें जी। पेज 111, सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल हो रहा है। ऑन 31 दिसंबर 2001 डॉक्टर जमाल, चुप यार, ऑन 31 दिसंबर 2001 डॉक्टर जमाल रिजाइन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट विद जनरल हॉस्पिटल। हमारा साल है, चुप यार, हमारा साल है 2023।
22 या 20x2। मुझे बताइए ये साल शुरू कब हुआ होगा? लिखिए जरा बड़ा बड़ा करके सब कुछ। ना ना यार, ना 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 बातें नहीं। आई एम ट्राइंग टू वाइंड अप ASAP एंड यू आर डूइंग नॉट ASAP। जी एज सुन एज पॉसिबल होता है। और कुछ बरकत के लिए आपने बता दिया, बरकत आज आया नहीं हुआ। अच्छा जी चुप। 20x2 इस 2022। 2022 शुरू कब होगा? जल्दी जल्दी विजुअलाइज। 1 जुलाई 2021 को शुरू होगा और 30 जून 2000। हमारा जो शहजादा है डॉक्टर जमाल, वो 31 दिसंबर 2001 यहां मिड में रिजाइन किया है। यानी उसने हमारे साल 6 महीने काम किया, शुरू वाले 6 महीने, हमारे साल शुरू वाले 6 महीने उसने काम किया है। 1 जुलाई 2001 से 31 दिसंबर 2001 6 महीने बनते हैं। बाप पुत्र 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 इधर देख, पुत्र को क्या, इधर देख पुत्र, इधर देख। तो इस ये वाला भी, ब्लू शर्ट वाला भाई भी, तो हमारे डॉक्टर ने कितने महीने इस साल काम किया? 6 महीने। बाकी 6 महीने घर बैठ के मक्खियां मारी। ऑन 31 दिसंबर डॉक्टर जमाल रिजाइन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट विद आम सा हॉस्पिटल था, किसी स्पेशल हॉस्पिटल में नहीं था, जनरल हॉस्पिटल। इन जनवरी 2002 रिटायर होते ही अगले महीने, एक दिन बाद या अगले महीने, ज्यादा अच्छा लफ्ज होगा, अगले महीने ही रिसीव फाइनल अमाउंट्स इन सेटलमेंट। 6 लाख है लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट टैक्सेबल होगी। 85,10,000 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविजन फंड, ये अकमुलेटेड बैलेंस है जो एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का अकमुलेटेड बैलेंस माफ होता है। कभी जाके रिवाइज कीजिएगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का अकमुलेटेड बैलेंस एग्जेम्प्ट होता है। इसमें हर साल ना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट को हम छेड़ते होते थे, हर साल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट को छेड़ते होते थे, इसका अकमुलेटेड बैलेंस एग्जेम्प्ट होता है। 13 लाख और 17 लाख इसको मिलाए एज अ एरियर, पुरानी सैलरी। सैलरी में रूल है रिसीट बेस पे टैक्स लगेगा। 13 लाख और 17 लाख इसको मिला है पुरानी सैलरी रिलेटिंग टू 2020, रिलेटिंग टू 2000, आंखें खोल के क्लास लेनी है, रिलेटिंग टू 2020 एंड आंखें खोल के क्लास लेनी है, एंड रिलेटिंग टू 2019। इसका मतलब है 22 में, ये 22 है, 22 में 20 और 19 के बकाया जात मिले। इसका मतलब है 21 के कोई बकाया जात नहीं थे। तो जनरल रूल है सैलरी टैक्स्ड ऑन रिसीट बेस। डॉक्टर जमाल ने 5 लाख तनख्वाह ली है हर महीने फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। हमारे साल हर महीने उसने कितनी तनख्वाह ली है? 5 लाख। उसकी टैक्सेबल इनकम आ रही है और टैक्स आ रहा है पिछले 4 सालों का। गोल्डन हैंडशेक तो दी नहीं हुई, पता नहीं ये डाटा क्यों दिया हुआ है, सबर। गोल्डन हैंडशेक तो दी नहीं हुई, पता नहीं ये डाटा क्यों दिया हुआ है। गोल्डन हैंडशेक पे लगता है रेट पिछले 3 सालों का एवरेज। सबर कर दें, पहले यहां तक सॉल्व कर दें। निकालें जी सफा, सफे पे हाथ फेरे अपना बरकत। आज साथ वाले का बरकत वाला हाथ फेरे, यादगार रह जाए। बरकत को कहें तो बरकत वाला हाथ फेर अपना, सीधा हाथ। साथ वाले का बरकत वाला हाथ पकड़े, हाथ स्लिप तो नहीं हो रहा? चलें जी। मोहतरम 2022 बेसिक सैलरी 5 लाख। चुप ना, हद होती है। 5 लाख ज़रब 6, 3,000। नोट कर। आगे
अगली एडजस्टमेंट कौन सी है? लीव इन कैशमेंट। जी बोलें। 3,600। प्रोविडेंट फंड, मैं इधर ही था, ऐड करके लेस कर दें या बस डैश डाल दें? अच्छा आगे, एरियर, पुरानी सैलरी, नहीं डैश क्यों डालना है? सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेस, ये जनरल रूल है, सैलरी के चैप्टर के पहले सफे पे जाके पढ़िएगा। सैलरी जो मिलती है वो इनकम में जाती है, उसको फाइनली ये पैसे मिले हैं 1300 और 1700। सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेस। एरियर किस किस साल के? 2019 के और 2020 के। X0 जी। कैलकुलेटर पे किया करें, पेपर में ये रिस्की होता है, करें। 66 ओके, ये इसकी इनकम निकल आई, टैक्सेबल इनकम। अब आप टेबल 2 ही लगाएंगे क्योंकि सारी सैलरी है। बस 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 बातें, बस हद होती है। टैक्स निकलवाएंगे टेबल 2 में जाके सारे। फिर शुरू बातें, टैक्स निकलवाएं टेबल 2 में जाके। बट टेबल 2 में जाके मुझे निकलवा दें खुद ही। कैलकुलेट करें। 1980। हाथ खड़ा करते हैं जिनका 1980 निकला है। हाइब्रिड वाले भी हाथ खड़ा किया करें। 1980। ओके वेल डन, लास्ट रो में। अच्छा जी आगे चलें। फॉर द सेक ऑफ सम डिस्कशन मैं एक काम करने लगा हूं। हमारा साल कौन सा है भाईजान? एनु नोट कर लो, जो करना है कर लो, मैनू उठा दो। अच्छा जी, अब मोहतरम मुझे ये बताएं हमारा साल कौन सा है रिक्वायरमेंट में? 20x2, पिछला 20x1, उससे पिछला 20x0, उससे पिछला W9, उससे पिछला। इन सारे सालों की इनकम और टैक्स मुझे लिखवा दें बरकत के लिए, बरकत के लिए। टैक्स ईयर 20x1, इसकी इनकम और इसका टैक्स। टैक्स गलत है? सारे इधर बीन बजाने बैठे हुए हैं कि क्या है, क्या फिगर सही है? टेबल 2 लगाना है। ये हाइब्रिड वाले रात को भी खड़े करना पड़ेगा। अच्छा अब 1200 वाले हाथ खड़ा करें, 1980 वाले हाथ खड़ा करके तौबा करें। ओके अच्छा जी, इनकम कितनी है जो है वो लिखवा दें। उठा फिगर 4800 और 630। भाई या मुझे सीए करा लेने दें या मुझे टैक्स ईयर 2020 बरकत के लिए इसकी इनकम और टैक्स निकलवाएं जो सवाल में है। हाँ जी 3800 300 20W9। ये मैं ऐसे ही सवाल का डेटा दोबारा लिख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि पिछले सालों में मेरी इनकम कितनी थी और टैक्स कितना था। ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। इनकम कितनी है? 3200। सवाल वाला डेटा मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। टैक्स 400 4.5। अच्छा
टैक्स ईयर 20 W8 2800 359.5। ये सारा मैंने क्यों किया अब मैं बताने लगा हूं। ये मैंने कैश बेसिस पे कैलकुलेशन की है। किसी जमाने में टीचर कहा करते थे कि पिछले सालों का डाटा सवाल में वो नहीं देता, इसलिए एक्रूअल वाली कैलकुलेशन हो नहीं सकती। इस सवाल में उसने कह दिया मैं दे देता हूं, मैं दे देता हूं, मैं दे के दिखाता हूं, पिछले सालों का डाटा मैं तुम्हें दे के दिखाता हूं, और अब तुम एक्रूअल वाली कैलकुलेशन भी करो, और चाहे अच्छा चपेट तस्वीर अभी नहीं, एंड पे एक दफा, अब तुम एक्रूअल वाली कैलकुलेशन भी करो और करके देखो अगर सैलरी उसी साल मिल जाती जिस साल की थी तो क्या होता। अब हमें सारे सालों का सवाल दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम करेंगे क्या, इस 1300 को उठाएंगे और गेट आउट इसको डाल देंगे 2019 में, इस 1700 को उठाएंगे। अभी मैंने कैश अकाउंटिंग फॉलो की है, लेकिन मेरे पास ये भी तो ऑप्शन अवेलेबल है सैलरी में कि मैं उस इनकम को उसी साल डाल दूं जिस साल की वो थी। गेट आउट फ्रॉम आवर ईयर 2000 इन कहेगा, गेट इन। फिर हम निकालेंगे यहां से 1700 को, गेट आउट फ्रॉम 2020 कहेगा गेट इन। ये जरा अब हम करने लगे हैं ब्लू मार्कर से। कौन सी अकाउंटिंग? ऑन एक्रूअल अकाउंटिंग। अच्छा क्या चीज? अभी करने तो दो, मैं करने तो दो। बड़ा जो 7 नंबर है इस पे तो नहीं तुझे मिलेगा 7 नंबर, इसमें मिल जाएगा तुझे 7 नंबर, मुझे तो नहीं मिलेगा 7 नंबर, इस पे 7 नंबर तो नहीं मिलेगा, नहीं लुटनी मची हुई। अच्छा चलें आगे। और एक बार याद रखिएगा, वो खरा खोटाई के पुलत कर देता है। ये नहीं है कि आप लोग ये कहें कि यार मैं ऐसे तो मैं वैसे तो चला गया तो आए क्या, उसको पता होता है कौन क्या, वो पेपर देख के फिर जज करता है किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है। ये याद रखिएगा, उधर फीस भी लेने नहीं बैठा हुआ वो कि सबको उधर आपको पास कर देगा जाने वाले को। यू हैव टू फाइट विद योर साथ वाला। लुटनी मची हुई उधर, पता नहीं किन धुन में मगन है आप लोग, मैं तो ये मैं तो वो। हम भी इसी धुन में मगन थे जब सीए फाइनल में पहली दफा रुके तो पता चलना रुकना क्या होता है। हम समझते थे टॉप ही जाना होता है बस। हाँ सीए फाइनल में रुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, 3 दफा रुके थे। 4 पेपर दिए थे ना, तो 2 पास हो गए, 2 रह गए। वो जो 2 रह गए वो अगली दफा निकल गए, फिर 4 दिए 3 पास हो गए, 1 रह गया, जो 1 रह गया वो अगली दफा निकल गया। तो 3 पेपर रुके ना बस, ये 3 दफा जरा ज्यादा गलत हो गया था शायद। अच्छा जी, बेसिक सैलरी 5 लाख ज़रब 6 3000। लीव इन कैशमेंट 600। अब अगर 1300 और 1700 हमारे साथ आना चाहेगा तो हम क्या कहेंगे? गेट आउट। तो अब इन दोनों को वहां डाल दें जिन सालों के ये थे। अभी आप इन दोनों को यहां ना डालें, क्योंकि हम किस साल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं? 22 का। तो हम कैश अकाउंटिंग फॉलो नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो इनकम जिस साल की है वो इनकम उसी साल जाए। हिम्मत करें, चैप्टर 4 पे जाना पड़ेगा। एक बात नोट करें, मैं लिख रहा हूं कैलकुलेट का लफ्ज, जहां जहां उसने कैलकुलेट करके दिया हुआ मैं वहां कैलकुलेट का लफ्ज नहीं लिख रहा, मैं यहां कैलकुलेट का लिख रहा हूं क्योंकि मैं कैलकुलेट करके नहीं दे रहा, लेकिन मैं कैलकुलेट का लफ्ज लिख रहा हूं। आप कैलकुलेट करें जाके, हिम्मत करें, लेकिन कोई एक ही बंदा चला जाए जरा जो सही वाला हो। टैक्स कैलकुलेट कर दो यार साथ। 40 चल रहने दे, 405। अब क्या सारे सालों को इसी तरह उतार लूं? मैं उतारना शुरू करता हूं, जहां आपने किसी को बिठाना हुआ तो मुझे रुकवा दीजिएगा।
गेट आउट तो कर दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर गेट इन नहीं करना। इसको उठा लें, चैप्टर 4 वाले रेट नहीं लगाने, जो जो आई कैप लगा चुके हैं वो सही होंगे बस। इनकम और टैक्स, कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ उन्हीं सालों को आप लिख लेते हैं जिनमें मसला है, लेकिन वो एक रिदम बन रहा होता है चीज का, फिर बच्चे को भी समझ नहीं आता, तो इसलिए सारे साल ही मुझे लिख लेने दें। अच्छा जी, 2020 2010 एज पर क्वेश्चन कितनी है? क्या इस साल मेरे कोई पैसे थे जो एम्प्लॉयर ने मार लिए थे और रिटायरमेंट के वक्त दे रहे हैं? इस साल के कितने पैसे इस साल नहीं मिले थे? बोले 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 बोले। वो कहते हैं ही इज टैक्सेबल इनकम एंड लायबिलिटी ड्यूरिंग, पिछला साल इतने, पिछले सालों में इतनी इनकम और इतना टैक्स हो चुका है, तो पिछले सालों में जितना हो चुका वो हो चुका। मुझे बताएं आज खड़े होकर क्या मुझे पुरानी इनकम में कुछ और भी मिल रहे? 3800 में कितना डालूं? अब आपको ना टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। जाएं जरा, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कोई बंदा शंदा अगर रखा हुआ है तो बता दे कितने। 880। ओके, नेक्स्ट। हाँ हाँ, टेबल 2 वाला रेट ही लगाएं क्योंकि सैलरी है खाली। क्या करें फिर, टेबल भी आपको 6-7 देगा, लगे रहना। नहीं 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 नहीं, इस तरह करो, कीप इट सिंपल। ओके, 20W9। सवाल के मुताबिक कितनी इनकम है? 32। गेट आउट। 1300 निकल गया। 2019 में बात, गैरेन 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 गेट इन की चपेट मार के कर रहा है वो। 40। कैलकुलेट करें यार, एक काम से काम किया करें, सुबह उठ के ना आप लोगों ने मुंह धो लिया करना है। बस सुबह के उठ के ऐसे पढ़ने बैठते हैं, ना मुंह धोने की फिक्र है ना कुछ। 630 एंड इन द पुत्र गल नहीं फिर मैनू भी गल्लां आंदियां ने, तू माइंड कर जाएगा। पुत्र वेख भी नहीं रहा हूं। 20W8 इनकम 2800। 350। चलें जी जल्दी, अभी हम कंक्लूजन भी तो लेंगे ना, सारे सालों का टैक्स जमा करके फिर कंक्लूजन लेंगे कि कौन सी ऑप्शन इसके लिए फिजिबल है। क्या आप जाओ, रिलैक्स हो जाओ, फिर यूट्यूब पे ले लेना। जूम मीटिंग में तो नहीं होगा, तो बहुत लेट हो जाएगा। आप जाओ, कल नींद पूरी करनी थी ना, बैठे में लोग फ्रेश भी। ओके जाओ जाओ जाओ, रिलैक्स हो जाओ ना। जो है ही नहीं वो छोड़ दी क्यों? ये वाला तो समझ आ गया ना, इसमें तो कोई मसला नहीं। दोबारा देख लें, आसान, थोड़ा सा लेंथी काम था बट आसान था। नहीं सिर्फ एक्रूवल पे नहीं, अब वो डाटा आपको सारे सालों का दे रहे हैं, कैश पे भी करके देखें, एक्रूवल पे। अब देखते हैं कि फिजिबल कौन सा है। अच्छा जी, अब आप हजरात ऊपर बैठना सही तरह, ये वाली जगह प्रेस कर अपनी बेंच के साथ। हाँ अच्छा मोहतरम, आखिरी बात, इसको पकड़ के हमने 2019 में डाल दिया ये, और इसको पकड़ के 2020
20 में डाल दें। आप बता दें एक्रूअल अकाउंटिंग फील होती हुई नजर आ रही है? क्या आपको किसी साल की इनकम किसी साल में घुसी हुई नजर आ रही है? इधर 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 किसी साल की इनकम किसी और साल में घुसी हुई नजर आ रही है? क्या इधर आपको किसी साल की इनकम किसी और साल में घुसी हुई नजर आ रही है? ये कौन सी अकाउंटिंग थी? कैश अकाउंटिंग। और वो आप कैलकुलेटर पर 1200, 630, 300, 404.5, 359.5 इनको जमा करने और इनको जमा करना है। जमा करवाएं जी। कैश अकाउंटिंग वाले जमा करवाएं। पहले कैश अकाउंटिंग। एक मिनट तरतीब से मड़ा बोलो तुम समीउल्लाह। यार आप बोल लो। हाँ जी आप बोलो। कौन बोल रहा है? आप बोलो। 1200, 630, 300, 404.5, 359.5। इधर लाओ एक्रूअल 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 405, 630, अब इनका टोटल करवाओ। 2820 सेविंग बताएं इन कैश अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग में सेविंग बताएं। 10,500। नोट करें जी। इस सूरत में आपको इतनी टैक्स की बचत हो जानी थी। ये अगर सिलेक्टिव वो करते हैं जिसमें मसला है तब भी सही है। मामा से बात कराओ। नहीं अच्छा इधर कर दें कैमरा। चलें जी। सेल्स टैक्स का वो क्या सवाल होगा जिसमें एडजस्टमेंट सिद्ध हुए हैं? हमें तो करते हुए भी शर्म सी आवे। भाई को चुल्लू भर पानी दें, साथ वाले को उसमें डुबकियां मरवाएं इसकी। चुल्लू भर पानी डालें उसके, आज डाल चुल्लू भर पानी उसके हाथ में डाल दें। आज मौका अच्छा है, जल्दी करें, बोतल निकालें, चुल्लू भर पानी डालें, फिर इसको इसमें डुबकियां मारे। मिटा दो। तू मिटा देना, उसको जगह दे रहा है। यार इतने प्यार से तूने बर्तन धोने हैं, 1 घंटा तो बर्तन ही धोता रहेगा। चल छोड़, बाकी कोई मसला मुसला हुआ तो खाना खाते हुए खुद ही को साफ कर ले। इसका पेज नंबर, आज के नोट्स का पेज नंबर 6 से -1। कराची ट्रेडर्स इज रिजाइंड, इज रजिस्टर्ड। भाई तू जा, खलो 1 मिनट के लिए खलो जा। जूते उतार के सीट पे, जूते उतार के सीट पे। कराची ट्रेडर, इधर देखना है। उसे मैं बुला लूंगा बाद में स्टेज पे। आप लोग इधर देखें। ये नहीं, इधर खड़ा करें, रिकॉर्डिंग को देख लेते हैं कुछ। कराची ट्रेडर, बैठ जा।
कराची डेयरी ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 1990 KT is engaged लो जी ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ KT is engaged in the business of manufacturing and supply of paper products क्या आवाज राजी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम KT's रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ मोबाइल यूज कर लें साथ साथ थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा बंदा परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस परचेज इंक्लूड का कहीं नहीं लिखा हुआ परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 20% ऑफ परचेज वर रिटर्न टू सप्लायर वर्किंग वन इनपुट टैक्स परचेज पे 17% लगाना है नहीं मैं जल्दी नहीं पड़ी मैंने कहा कि मैं लेट हो जाऊंगा परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन जल्दी बोलें जल्दी 320 इंटू नहीं परचेज रिटर्न को अलग से लेस करें ना उसका कंधा छोड़ दे उसका क्या कसूर है उसका तेरा दोस्त है 20% ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न टू सप्लायर लेस परचेज रिटर्न कितना आ रहा है 20% 64 की चीजें आपने वापस कर दी हैं परचेज पे साथ कितने % लगाएं 17% ठीक के रखी हुई हैं कुछ लोगों ने बातें जैसे जिंदगी में कभी मौका नहीं मिलना आइंदा 11 मरने के बाद तो मौका ही मौका होगा गप्पे मारेंगे साथ वाले से इंशाल्लाह क्या कह रहे हैं साथ वाले की कब्र अच्छा फ्लश कमोड पाइपें क्या मतलब यार हद होगी सैनिटरी फिटिंग्स कभी नहीं करवाई घर में सैनिटरी इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स 60% was used in and 40% used in अच्छा भाईजान जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स फैक्ट्री के अंदर यूज हों इनको जरा चुप करा दें और जो एडमिन की बिल्डिंग के अंदर यूज हों चाहे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं चाहे सैनिटरी फिटिंग्स हैं जो मर्जी हैं वो सारी की सारी फॉर सेल नहीं है फॉर यूज इसका मतलब है इस बाइफर्केशन से हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इट इज सैनिटरी फिटिंग नॉट अ प्लांट तो प्लांट होता तो फिर और बात थी तो ये बेचने के लिए नहीं है और अगर ये बेचने के लिए ली होती और अगर ये इधर देखना फ्रीक्वेंसी तेरी उधर है मैं इधर हूं मैंने उधर जाना है तूने इधर हो जाना है यही चलता रहना है अच्छा तो अब मुझे बता दें ये चाहे फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर यूज करूं चाहे ऑफिस बिल्डिंग के अंदर यूज करूं ये सारा इनपुट क्या हो जाएगा डेड हो जाएगा भाई नजर रखें जो बंदा बोले और मुझे बताएं वो किस रास्ते से घर जाता है इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स ऑफ ₹17 मॉक देने के बाद वापस लेने के लिए भी हम कॉलेज नहीं आते थे घर में से किसी को भेजना पड़ता था रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी इतना टाइम नहीं होता था वो कह रहे हैं हम मॉक देने ही नहीं आएंगे गाल नहीं मुकाओ मॉक ही नहीं देने आएंगे तो लेने का दूर की बात है अच्छा पास का तजर्बा है कि 70% मॉक ना डिस्कार्ड करने पड़ते हैं तो मॉक दे के ऊपर लिख दीजिएगा मैंने नहीं लेने आना ताकि चेक ही ना हो तो या ऊपर लिख दीजिएगा मैंने लेने आना है चेक सबके होंगे मैं वैसे ही कह रहा हूँ
आगे चलें, लेकिन आना जरूर है लेने के लिए, वरना अगले सेशन में तुझे पकड़ लेंगे। सेल 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 टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन 10% were returned by customers. Working to apportionment apportionment 200 और 10% सेल रिटर्न। वर्किंग 3 कर लो ना इधर, वर्किंग 3 टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड टू अदर्स, और इधर आ जाएगी टू अनरजिस्टर्ड। भाई ब्लैक मार्कर मार्कर ले आओ, काला मार्कर ले आओ। सेल 200। भाईजान ये एक्सक्लूसिव होती हैं फिगर्स, यानी ये 100 पे ही पड़ी हैं। मार्कर ले आओ। लेस सेल रिटर्न 10%। ओके, नेक्स्ट सेल टू सवाल से नहीं गायब हुआ। इंक्लूडिंग 15 मिलियन सेल टू अ सिंगल पार्टी हु हैज प्रोवाइडेड हु हैज प्रोवाइड एनएससी। एनएससी इसने दे दिया तो क्या मसला है? कोई मसला नहीं, मसला तो अभी पता चलेगा। नहीं यार, वो इस साइड से मारूंगा, इधर से नहीं। दूसरा भी भेज दिया। मैं तो ये ना बता दूं मैं कहाँ नमाज पढ़ता हूं। अच्छा, तो खुदा का खौफ किया कर। क्या जूते तार के दे दूं तुझे? अच्छा अच्छा ठीक है। पेज 467, a registered person can make sale to unregistered person up to rupees 10 million per person per month। लेकिन अगर नॉन कंप्लाइंस होगी इस रूल की तो फिर सेलर का इनपुट क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा था ये चीज आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो एक बंदे को एक महीने में 10 मिलियन से ज्यादा की सेल करना ये जुर्म है। एक से ज्यादा बंदों को आप चीजें बेच दें वो कोई मसला नहीं, लेकिन एक ही बंदे को महीने में आपने 10 मिलियन से ऊपर की चीजें बेच दी, ये बंदा था वैशी था? कौन था ये? तो इंक्लूडिंग 15 मिलियन सेल टू अ सिंगल पार्टी 95 टोटल है। टैक्सेबल सेल अनरजिस्टर्ड। रिलैक्स करो आप, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे जी। सेल 95 माइनस, लेकिन ये 15 को कहीं लेके नहीं जाना, 15 को यहीं रखने दें। सेल टू सिंगल पार्टी कितना? इससे एनआईसी ले भी लें तो कोई मसला नहीं। अब ये जो है ना, ये जो 80 वाली है ये है बुरी सेल, और ये है बड़ी नहीं बुरी। ट्राई करें, बुरी। ऊपर वाली बुरी सेल है और नीचे वाली बहुत बुरी, और आपके साथ वाला अच्छा। आज तो उसे खुश कर दें, खुश फहमी नहीं, खुश। तो एक बुरी सेल होगी, एक बहुत बुरी सेल होगी। लग गया दे मोबाइल ते चपेड़ा मारे बंदा दे दो। पाँव अंदर कर, ये जैकेट अंदर कर, अंदर जेब। अच्छा
अब मोहतरम ये बता दें, 17 ही लगना है, इसमें 17+3 लगना है, सबर कर जाओ, अभी देखने तो छुरी चलती कहाँ कहाँ है, आगे चलने दो। एक्सपोर्ट सेल 98। अच्छा यहां ना आप 2 दफा टैक्सेबल सेल आएगा, एक टैक्सेबल आएगा बहुत बुरी, अच्छा, और 0 रेट सेल। एक्सपोर्ट सेल बोलें कितनी है? 98। रुपीज इन मिलियन ऊपर जरूर लिख के आइएगा यार, ये आपको रिवाइज कराना था। ये ना सेल टू एक्सपोर्टर है, हु इज रिटेलर। अगर ऐसा लिखा हो ना सेल टू एक्सपोर्टर हु इज मैन्युफैक्चरर इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये पूरा लफ्ज लिखा हो, फिर आपने उस सेल को 0 रेट करना है। अगर लिखा हो खाली सेल टू एक्सपोर्टर तो 17%, अगर लिखा हो सेल टू एक्सपोर्टर हु इज रिटेलर 17%, अगर लिखा हो सेल टू एक्सपोर्टर हु इज मैन्युफैक्चरर एंड वी सोल्ड हिम रॉ मटेरियल एंड ही इज इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, वो जो टेस्ट 11 वाला सवाल करवाया था। तो अगर सेल ऐसे एक्सपोर्टर को है जिसको हम रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, उसने मैन्युफैक्चरिंग करके आगे बेचना है, उसको 0 रेट सेल बनाना है। ये 0 रेट सेल नहीं है, ये नॉर्मल सेल है। कितना? 17% वाली। अच्छा पता नहीं की हो गया है। अच्छा आई क्या आ गया शायद। सेल टू एक्सपोर्टर, वी आर नॉट एक्सपोर्टर गाय, ओके गाय। आगे पढ़े जी, क्या लिखा हुआ है? 3 कार्टून, कार्टून ही है सारे जो कार्टून पढ़े हैं। काटन बोल, 3 काटन वड्डन, 3 cartons, be professional, we are doing professional studies. 3 cartons of sulfuric acid was supplied to registered distributors at a price of 1,10,000 per carton. Full stop. That serious भी नहीं होने देते। That distributors normally supply to retailers at a price of 135,000 per carton. अब अगर सवाल वाला लंबी खींच सकते हैं तो हम भी खींच सकते हैं। रिटेलर सोल्ड टू कंज्यूमर फॉर ₹1,40,000। कंज्यूमर ने क्या किया? कंज्यूमर ने खा ली चीजें। सल्फ्यूरिक एसिड है, ओ तेरी ज्यादा होगी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने का बेचा? 1,10,000 का। नहीं, 3 कार्टन ऑफ सिल्वर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर बाय अस। हमने कितने का बेचा? केटी ने। हम बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं, तो हमने कितने का बेचा? हमने बेचा एक, यार वो मैंने 2 आईकैप के सवाल मिक्स किए थे क्लास के बाद, ये ना पूछेगा ऊपर पेपर प्रोडक्ट से नीचे सल्फ्यूरिक एसिड जा रहा है। आप कहें हो इतना नहीं सोचता हम इंशाल्लाह नहीं पूछेंगे आपसे। तो मैं 2 सवाल मिक्स कर दिए थे असल में। तो 3 कार्टन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वर सोल्ड टू, हमने कितने के बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को? 110 का। डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को। अब मैं ये खींच रहा था, आप लोगों ने भी ये लंबी कहानी शुरू कर दी है। और रिटेलर आगे कितने का बेचेगा कस्टमर को, और फिर कंज्यूमर क्या करेगा? खा लेगा। अब आप मुझे ये बताएं, रूल समझ के, अब आप मुझे ये बताएं, टैंक समझ के चलें कर लें। अब मुझे ये बताएं, हमें हमारी सेल से कंसर्न है या अगले बंदे की सेल से कंसर्न है या उससे अगले बंदे की सेल से कंसर्न है? वहां हमारी सेल उठाएं बस। तो ऐसी उसने कहानी डाली थी, हमने इतने का बेचा, उसने इतने का बेचा, उसने इतने का बेचा, उस खा गया।
बाढ़ में जाए, हमने कितने का बेचा? 1.10 का, बस खत्म। ये हमारी सेल है, सेल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कितने? लेकिन आपने ना इसको डिवाइड करना है 1 मिलियन से, इसको 1 मिलियन से डिवाइड करना है। 0.33, 1 मिलियन से डिवाइड करके जवाब बताना है, वरना डंडा तैयार है। और तूने गायब किया है, बैग में डाला है, बैग खोल, टोटे टोटे करके तूने बैग में डाल लिया है। अच्छा, कुछ लोग ना इसमें जबरदस्ती थर्ड शेड्यूल लगाते हैं, कुछ ज़बरदस्ती इसमें थर्ड शेड्यूल लगाते हैं और कहते हैं ये थर्ड शेड्यूल की चीज़ है, तो ये ना रिटेलर टाइप कुछ लिखा हुआ है तो ये रिटेल प्राइस है, और थर्ड शेड्यूल का कहीं लफ्ज़ भी नहीं लिखा हुआ थर्ड शेड्यूल, तो ज़बरदस्ती ये वाली प्राइस उठा के सेल बुक करते हैं। ये हमारी सेल, ये किसी की सेल, ये किसी की सेल, हमें सिर्फ किसकी सेल चाहिए? हमारी सेल। ओके, आगे चलें जी, आखिरी एडजस्टमेंट। बस ये हमारी सेल है नॉर्मल, हमारी सेल है नॉर्मल, और अगर किसी को मसला है तो ये ले, हमारी सेल है। आगे चलें, एन अमाउंट ऑफ 1.82 मिलियन, एन अमाउंट ऑफ 1.82 मिलियन ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस, हमने परचेजेस किए हैं फ्रॉम अ बंदा, इज पेएबल सिंस 12 अगस्त 21। 12 अगस्त 21 से उसको हमने पैसे नहीं दिए। इसकी हमने परचेज रिकॉर्ड कर ली थी वैसे रेलेवेंट महीने में, लेकिन इसको काफ़ी अरसे से हमने पैसे नहीं दिए। वो बंदा पैसे लेने आते हैं, हम कहते हैं वो बंदा चपेट मारते हैं, हम तुम्हारा दिल में अंदर हो रहे होते हैं। ओके, तो दूसरों से अपने गम ना शेयर किया करें, ऑलरेडी अगला परेशान बैठा होता है। अच्छा, अपने अपने डेबिट अपने पास ही रखा करें, लॉसेस। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, चलो गल्लां हो गई, अब मेरे को पूछ लियो। अच्छा भाईजान, तू या बॉल पेन खोल ले या बंद कर दे। अच्छा, अब इधर देख, चीजें कब खरीदी हमने? अगस्त में। अभी तक इधर देखना है ना, अभी तक इस चीजों के पैसे हमने दे दिए या नहीं दिए? नहीं दिए। 13 अगस्त से गिनना शुरू करें, या कैलकुलेटर पे 31 माइनस 12 करें। क्रेडिटर को 180 दिनों में पेमेंट ना करना जुर्म है, सेक्शन 73 पढ़ा था। हाँ बताएं जी, 13 अगस्त से गिनना शुरू करें। 13, 14, 15, 16, 17, 31, कितने दिन हो गए? जैसे ही 180 पूरे होने लगे ना, मुझे रुकवा दीजिएगा, ठीक है? 180 पूरे अभी कहाँ, यार हो जाने हैं पूरे। बोले नहीं, ऐसे मुंह भी हलाएं साथ, नहीं यार हो जाने हैं पूरे, नहीं मैं क्या हो जाने पूरे? नहीं, बस 28 नहीं, ना 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 ना, तो भाग। 8 फरवरी तक पेमेंट हो जानी चाहिए थी। 8 फरवरी तक क्या हो जानी चाहिए थी? पेमेंट होनी चाहिए थी। 9 फरवरी 2022 की सुबह बेगम कहेगी, ले मुजरिम नाश्ता कर, एज पर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 you are required to make the payment to your creditor within 180 days. But 180 days are passed, he is rowing, you are eating. It is not fair, though you are my husband, but it is not fair that you are delaying the payment. So please behave. ज़्यादा होगी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, अगर ये 180 डेज हमारे महीने में पूरे हुए ना तो सजा दीजिएगा। अगर ये 180 डेज मार्च में पूरे हो रहे हुए ना कैलकुलेटर पे, तो इस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर दीजिएगा। तो बता दें, क्या हमारे महीने में 180 दिन गुजर गए हैं? हमारा महीना कौन सा है? फरवरी।
हमारा महीना कौन से? फरवरी। तो फरवरी के अंदर 180 दिन पूरे हो गए। मुझे बताएं, जब कभी अगस्त में ये चीजें हमने खरीदी होंगी तो खरीदने में हमने इनपुट रिकॉर्ड किया होगा। वो इनपुट कब रिकॉर्ड किया होगा? अगस्त में वर्किंग 1 में रिकॉर्ड किया होगा। जहां आपने अगस्त में ये रिकॉर्ड किया था वहीं जाकर आज फरवरी में उल्टा दें। तो क्रेडिटर अनपेड, क्रेडिटर की अमाउंट बताएं। परचेज पे 7-17% लगाएं। तो अगर क्रेडिटर को आप पे ना करें ना तो आपने सजा देनी है वर्किंग 1 में आके। परचेज रिकॉर्ड करूं या उल्टाऊं? जहन में क्या सोचूं? फरवरी की परचेज उल्टा रहा हूं या अगस्त की? अगस्त की। 0.31। इसका ना सब टोटल कर लें, ये कहीं काम आ जाएगा। 80 + 15 का अब आप मुझे ग्रैंड टोटल भी बता दें। ग्रैंड टोटल कितना? 285.3। इधर अटेंटिव रहें। 285.3 200 - 20 + 10 + 0.33 = 95। 285.3 जी 42.69। अब हमारी एग्जेम्प्ट सेल कोई नहीं है। एग्जेम्प्ट सेल कोई नहीं है, लेकिन हमारी 4 किस्म की सेल है। एक ऐसे बंदे को भी सेल है जिसको हमने चीजें बेची हैं 10 मिलियन से ऊपर। अच्छा, अब व्हाट वी विल डू, हम पहले तो फेस पे फिगर्स लेके जाते हैं। 285.3 में से 15 बहुत बुरी सेल है। इसका इनपुट डेड करना है। इसका इनपुट डेड करना है। 15 को यहां लिख देना है आपने। उधर बताएं कितना जाएगा? एक्सेलेंट। 285.3 - 15। 285.3 - 15 जी 270.3 डन। ये जी इसकी प्रेजेंटेशन थी और ये एक मसला था, चैलेंज था जिसको हमने हल किया। इस तरह का सवाल क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी किया था हमने, टी वाला, पत्ती वाला। तो टी वाला सवाल भी आगे लिख लें, उसके अंदर भी यही मसला था। लेकिन उधर एक बंदे को आपने 10 मिलियन से ज़्यादा की सेल नहीं की थी, उधर कोई और मसला था, सेल कम थी, एनआईसी ने लिया था। उस तरह का कॉन्सेप्ट उस सवाल में भी किया था। अच्छा, अब आप मुझे बता दें इस बंदे की सेल को हमने क्या करना है? इस सेल का इनपुट डेड करना है। इस सेल का इनपुट डेड करना है। अब आप हजरात इधर मुतवज्जे रहना, क्या कर रहे हैं? अब आप हजरात मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द टोटल ऑफ सेल? 283.3 83.3 ओके। अब इनपुट पकड़ें और इनपुट को पकड़ के ब्रेक कर दें। इनपुट कितने? जी टॉप से शुरू करें। हाँ जी 31.0 नहीं, कितना कितना आ रहा है? 30.2 30.1
1.67, 10.91। और मुझे तो टोटली कुछ और हो जाना है आप लोगों ने जितने स्यापे किए हैं इससे। टोटल यही आ रहा है। खैर है, ना भी आए तो कोई हल्का फुल्का चलता है। यार अच्छा, अब फेस बनाना जरूरी है, ऐसे ना होके फेस क्या हाथ धोगी। नहीं 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 भाईजान, वो 3% की सेल मैंने दिखानी है, फेस बनाएं। पहले उधर रखो कैमरा, हम H2O पी लें। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। हाँ मैं आ जाऊँगा इंशाल्लाह। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा अब तो अच्छा, मेरा ख्याल था अब तो कहेगा मैं 20 रुपये फीस और जमा करा के जा। और अजीब बातें करते हो यार। अभी तो एक और दिन भी हमने मिलना है। आउटपुट निकलवाएं जी, सेल पकड़ें, सेल। ये भी उठा लें, कोई मसला नहीं, या ये उठा लें, एक ही बात है। छोटी छोटी चीजें आप नोट करनी है आपने। ये सेल यही है मेरी, इस सेल पे 17 लगाएं, उसमें इस पे 3 लगा देंगे, पुरानी बातें उसी जगह। ये वाली सेल उठा लें। बल्कि मुझे याद है, ये मैंने इस तरह एक दिन डायग्राम बनाई थी सेल वाले में, इस तरह डायग्राम बनाई थी और फिर इसको टिक्कू मारा था। तो सेल पूरी उठानी है। 285.3 भी उठा सकते हैं, इन दोनों को जमा करके भी उठा सकते हैं। 285.3 भाई असलम भाई को, अब्दुल्ला को, सबको बुला लें। 48.5 इनपुट लोअर ऑफ 90% ऑफ आउटपुट। एक्चुअल ये डेड ऑन है भाईजान, पानदान कदरदान, ये डेड ऑन है। यही तो लगे हुए हैं सुबह के। 30.1 एक्चुअल कितने और 90% ऑफ आउटपुट 40, दोनों में से लोअर। कैरी फॉरवर्ड कितना? कोई नहीं, कैरी फॉरवर्ड होगा 18.4। इनपुट मशीना एड 3%। ना 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 ना, आखिरी लफ्ज़ तो इंशाल्लाह 11:45 वाली मीटिंग होगी मंडे को, उसके अंदर होगा। 3% इंटू 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 टिकू पे लगा लेना 95 2.9। जल्दी 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 जल्दी।
21.3। अच्छा भाई, दरवाजे सारे बंद कर दें बाहर से, डंडा ले आए और यार वो असलम भाई को बुलाने को कहा था और वो उनको। अच्छा मोहतरम, बस सब आखिरी दिनों को कीमती बना लीजिएगा, वक्त तो गुजर ही जाता है, तो ये वक्त ज़रा कीमती बन जाएगा तो फ़ायदा हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी सी कुर्बानियाँ आप अभी कर लेंगे, इंशाल्लाह याद रहेंगी आपको। और पेपर में कोई भी एडजस्टमेंट ऐसी हुई जो समझ ना आ रही हुई तो उसको जो समझ आ रहा हुआ वो करके आगे चले जाइएगा, ताकि कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल जाएं। और ज़बरदस्ती या ज़्यादा एब्रीविएशंस जो है वो यूज़ करने की कोशिश ना कीजिएगा। और यार वो रिकॉर्डिंग बंद करनी आती है? ज़रा जाओ कैमरा पकड़ के ट्राई करो। यार इसको कर दो बंद, फिर ऑनलाइन वालों से भी इंशाल्लाह मिलते हैं अगले मंडे को।